वेलकम ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि पाचन तंत्र जो है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांट सकते हैं, उनका बांटने का आधार क्या होगा। ऐसे नहीं कि जैसे मन के बांट देंगे, उसमें बांटने का कोई ना कोई आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक होगा क्या? आहार नाल। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनल, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पाचन ग्रंथियां। दूसरा क्या हो जाएगा? पाचन ग्रंथियां। एक हो गया आपका आहार नाल और दूसरा क्या हो गया? पाचन ग्रंथियां, ठीक है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको जो है बांटने के लिए एक आधार है। आधार ये है कि ये जो आहार नाल होता है ना, आहार नाल पाचन की क्रिया में डायरेक्ट भाग लेता है। आहार नाल जो है पाचन क्रिया में क्या लेता है? डायरेक्ट भाग लेता है। जबकि ये जो पाचन ग्रंथियां है ये डायरेक्ट भाग नहीं लेता, ये इनडायरेक्टली भाग लेता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इन ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, जबकि ये जो आहार नाल है ये डायरेक्ट भाग लेता है पाचन की क्रिया में, ठीक है। चलिए, तो मानव पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट दिए। मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिए, एक आहार नाल और दूसरा क्या हो जाएगा? पाचन ग्रंथियां, ठीक है। अब देखिए आहार नाल, तो फिर आहार नाल को फर्दर हम चार भागों में बांटेंगे। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल को फर्दर हम कितने भागों में बांटेंगे? चार भागों में बांटेंगे, ठीक है। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए देखिए, सबसे पहला भाग क्या होगा? मुख गुहा। सबसे पहला भाग क्या होगा? मुख गुहा यानी बकल का बेटी। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होगा? मुख गुहा। क्योंकि इसको पहले इसलिए रखा गया है क्योंकि पाचन का जो प्रारंभिक जगह होता है क्या होता है? मुख गुहा से ही शुरू होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो क्या लिखेंगे? मुख गुहा से, ठीक। उसके बाद मुख गुहा के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? ग्रास नली। मुख गुहा के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? ग्रास नली। क्यों? क्योंकि मुख गुहा का आखिरी जो भाग होता है क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली जो है मुख गुहा से जुड़ी रहती है, ठीक है, ग्रास नली। उसके बाद ग्रास नली के बाद क्या आएगा? अमाशय। क्यों? ग्रास नली के बाद छोटी आंत क्यों नहीं रखा गया? अमाशय क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रास नली से मुख गुहा से भोजन आता है कहाँ? ग्रास नली में। और ग्रास नली से भोजन कहाँ आएगा? तो अमाशय में, न कि छोटी आंत में डायरेक्ट जाता है, इसलिए अमाशय को पहले रखा गया। तो ग्रास नली से भोजन कहाँ गया? अमाशय। जब भोजन अमाशय में आ जाता है उसके बाद भोजन अमाशय से होकर जाता है आंत में। कहाँ जाता है? आंत में। फिर आंत को भी हम दो भागों में बांटते हैं, बांट कर पढ़ते हैं। एक क्या हो गया? छोटी आंत और क्या हो गया? बड़ी आंत। चलिए इसको बाद में देखेंगे। एक क्या हो गया? छोटी आंत और क्या हो गया? बड़ी आंत। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। ये जो आहार नाल है, तो आहार नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 से 9 मीटर होती है। आहार नाल की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 6 से 9 मीटर होती है, ठीक। और इसका जो आकार कैसा होता है? कुंडलित होता है। आकार इसका कैसा होता है? कुंडलित। कैसा होता है? कुंडलित। और ये जो होता है पेशीय, इसमें जो है हड्डी नहीं पाया जाता है, अस्थि नहीं पाया जाता है, यह मस्कुलर संरचना होता है। मस्कुलर संरचना मतलब पेशीय संरचना होती है, ठीक है। चलिए, कुंडलित, कुंडलित आकार करने का मतलब इस टाइप में बोल सकते हैं या इस टाइप में, जो सर्कुलर हो। कैसे कुंडलित होगा? इसे मान के चलिए, अगर यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? ग्रास नली हो गया, ठीक। ग्रास नली से, यहाँ से ग्रास नली से आपको डायरेक्ट लिंक रहता है क्या? अमाशय। लगभग इस आकृति में अमाशय के ऊपर क्या रहेगा आपको? यहाँ पे यकृत रहता है, ठीक। अमाशय से ग्रहणी निकलती है। अमाशय से ग्रहणी निकलती है और यह ग्रहणी जुड़ी रहती है किससे? बड़ी आंत से। किससे? बड़ी आंत से। तो लगभग ऐसा आकृति होता है ना। देखिए तो यहाँ पे सर्कुलर है यानी क्वाइल्ड है, और यहाँ पे जो बड़ी आंत कल फिगर बताया तो देख लीजिएगा, वो भी क्या है? क्वाइल्ड रहती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल जो होता है इसकी संरचना कैसी होती है? तो क्वाइल्ड होती है, यानी कहने का मतलब कैसी होती है? कुंडलित होती है, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे, मुख गुहा के बारे में, ठीक है। और इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। मुख गुहा को फर्दर हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। मुख गुहा को फर्दर कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? जीभ। सबसे पहला भाग क्या होगा? जीभ। जीभ के बाद क्या होगा? तालु। तालु के बाद क्या आएगा? दांत। दांत के बाद क्या आएगा? ग्रसनी। मुख गुहा क्या होता है शरीर में? ये यहाँ से यहाँ वाला जो भाग होता है वही क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है, ये वाला, ठीक है, मुख गुहा कहलाता है। तो यहाँ पे मुख गुहा में क्या आएगा? जीभ आता है, तालु आता है, दांत आता है और क्या आती है? ग्रसनी आती है, ठीक है। अब देखिए जीभ, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में, ठीक है। चलिए,
जीभ, तो जीभ के देखिए यहाँ पे जीभ का फिगर बनाया हुआ है, जीभ का फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो जीभ में क्या करता है, मुख गुहा के अंदर जो जीभ रहता है वो क्या करता है, हमें जीभ की सहायता से भोजन की स्वाद की जानकारी मिलती है, जीभ की सहायता से हमें भोजन की स्वाद की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कुछ स्वाद कलिकाएं मीठे स्वाद को बताती है, कुछ स्वाद कलिकाएं नमकीन स्वाद को बताती है, कुछ स्वाद कलिकाएं खट्टे स्वाद को बताती है और कुछ कड़वे स्वाद को बताती है। यानी कि पूरे जीभ में स्वाद कलिकाएं जगह जगह बिखरी रहती है। और स्वाद कलिकाओं में स्वाद ग्राहक कोशिकाएं होती है। स्वाद कलिकाओं में क्या होती है, स्वाद ग्राहक कोशिकाएं होती है। इन्हीं स्वाद ग्राहक कोशिकाओं से हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये सबसे पहले हम देख लेंगे जीभ के बारे में, ठीक। तो जीभ जो होता है ना, ये क्या होता है, पेशीय अंग होता है। क्या होता है, पेशीय अंग होता है। पेशीय अंग कहने का मतलब जीभ का जो निर्माण करने में मांस की जरूरत होती है, मांस रहता है इसमें, न कि अस्थि रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पेशीय अंग, यानी कि मस्कुलर पार्ट बोल देंगे, ठीक है। दूसरा इसका क्या काम है, यह क्या करता है, स्वाद का अनुभव कराता है। किसका अनुभव कराता है, स्वाद, ठीक है। आपको बता दिए क्योंकि इसमें स्वाद ग्राहक कोशिकाएं होती है और ये क्या करती है, हमें अलग अलग भोजनों के अलग अलग स्वाद के बारे में बताती है। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। किसकी, जीभ की लंबाई। जीभ की लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यह क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है और क्या, बोलने में भी सहायता करता है। जीभ जो होता है भोजन को निगलने में मदद करता है और बोलने में सहायता करता है। क्यों, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, हमारे जीभ के जो आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, आगे वाला जो भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का मतलब आप जिस एंगल में चाहे इसको घुमा सकते हैं। और पीछे वाला जो भाग होता है ना, वो जुड़ा रहता है, आप इसको हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख ले, हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि जो जीभ होता है इसमें लगभग 8,000 से 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कितनी, जीभ में, एक मानव की जीभ में सामान्यतः 8,000 से 10,000, कितनी, 8,000 से 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और स्वाद कलिका क्या करती है, तो स्वाद का हमें जानकारी देती है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो महिला और यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे महिला की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि महिलाओं के पास ज्यादा स्वाद कलिकाएं होती है उनके जीभ में। इसी कारण महिलाओं के पास ज्यादा क्षमता होती है क्या, स्वाद चखने में, ठीक है, क्योंकि स्वाद का पता लगाने में, क्योंकि इनमें स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो जीभ हो गया। अब हम पढ़ेंगे तालु के बारे में। किसके बारे में, तालु के बारे में, ठीक है। तालु के बारे में देखेंगे। देखिए ये जो तालु होता है ना, तालु क्या हो गया, जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला जो सतह होता है क्षैतिज, उसी को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। जीभ के जो ऊपर वाला जो सतह क्षैतिज होता है, क्षैतिज, उसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। आप एक चीज नोट आप लोग किए होंगे, ये जीभ जो होता है, जो तालु होता है, तालु का आगे वाला भाग, तालु के आगे वाला भाग, आप अभी अपने जीभ को ले जाकर जो तालु का आगे वाला भाग है उसको आप स्पर्श कीजिए। अपने जीभ की सहायता से आप अपने तालु वाले भाग को स्पर्श कीजिए, आपको महसूस होगा। और आगे वाला भाग तालु के और पीछे वाला भाग दोनों को महसूस कीजिए। महसूस करने के बाद आप उसको टच कर लिए, अब आपको महसूस होगा जो आगे वाला भाग होता है ना, वह क्या होता है, कड़ा होता है और पीछे वाला भाग मुलायम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो तालु का आगे वाला भाग होता है ना, वह अस्थि का बना होता है। चूंकि अस्थि का बना होता है इसलिए क्या होता है, यह कड़ा होता है। और पीछे वाला भाग संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दांत के बारे में। तो दांत के बारे में पढ़ने से पहले हम ग्रसनी के बारे में थोड़ा सा जान लें। क्या ग्रसनी, कल आप लोगों को बताए थे, हमारा जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा ये वाला, ठीक, मुख गुहा का जो सबसे आखिरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। मुख गुहा का जो सबसे आखिरी वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक। चलिए अब ग्रसनी से 2 द्वार निकले रहते हैं। ग्रसनी से 2 द्वार यानी 2 गेट रहता है, 2 द्वार रहता है। एक द्वार को हम क्या बोलते हैं, कंठ द्वार, और दूसरे द्वार को क्या बोलते हैं, निगल द्वार।
कौगो द्वार होता है? 2 गो, एक कंठ द्वार होता है और क्या होता है? निगल द्वार। ठीक, ये जो कंठ द्वार और निगल द्वार ये क्या होता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है वो निगल द्वार के माध्यम से कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह निगल द्वार के माध्यम से कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ठीक, और हम जो सांस लेते हैं वो कंठ द्वार के माध्यम से कहाँ जाता है? श्वास नली में जाता है। और आश्चर्य की बात ये है कि हम जब भोजन करते हैं ना तो आपको मालूम है 2 गो द्वार है, एक कंठ द्वार और एक क्या हो जाता है? कंठ द्वार और क्या? निगल द्वार। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जैसे हमारे मुख गुहा में भोजन आता है, यानी कि दांत जब उसको काटने चबाने के बाद जब मुलायम हो जाता है उसमें लाल ग्रंथि मिलती है, जब ये मुलायम हो जाता है तो क्या होता है? ये भोजन हमारे कंठ द्वार में न जाकर निगल द्वार में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भोजन वहाँ पहुँचता है ना तो वहाँ पे कंठ द्वार में, कहाँ? कंठ द्वार में एक एपिग्लोटिस नामक चपटा संरचना पाया जाता है। क्या? एपिग्लोटिस नामक एक चपटा संरचना पाया जाता है। और यही चपटा संरचना है ना, ये कंठ द्वार हो गया, मान लीजिए कंठ द्वार का मुंह हो गया, इसके मुंह को ढक देता है। इसके मुंह को क्या करता है? ढक देता है। कौन? एपिग्लोटिस। जब ये मुंह ढका गया और दूसरे को द्वार था, एगो तो द्वार बंद हो गया तो एक को द्वार खुला रहेगा। कौन? निगल द्वार। तो भोजन निगल द्वार के माध्यम से कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। तो निगल द्वार के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? ग्रास नली में। आपको ग्रास नली का फिगर भी बताए थे, ये वाला होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाएगा? निगल द्वार है। ठीक है, निगल द्वार। तो ये जो भोजन जो है ना, भोजन ये निगल द्वार के माध्यम से कहाँ आता है? ग्रास नली में आ गया। भोजन कहाँ आ गया? ग्रास नली में। ठीक, अब ग्रास नली से भोजन होते हुए, भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए दांत को, हाँ दांत को पढ़ने से पहले थोड़ा हम देख लेंगे यहाँ पे आंत के बारे में। ठीक, इसको अभी छोड़ रहे हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक, चलिए आंत जो है, आंत को हम फर्दर 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक क्या होगा? छोटी आंत होगा और दूसरा क्या होगा? बड़ी आंत होगा। ठीक है, फिर और छोटी आंत को और गहराई से समझने के लिए, छोटी आंत को और गहराई से समझने के लिए, देखिए छोटी आंत को गहराई से समझने का जरूरत इसलिए है क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि शरीर का वो कौन ऐसा भाग है जहाँ पे भोजन का अर्ध पाचन होता है। अर्ध पाचन आएगा तो आप क्या लिखेंगे? आमाशय। जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है कौन सा होगा? छोटी आंत। और जहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल गति होती है, क्या हो जाएगा? ग्रास नली। क्या हो जाएगा? ग्रास नली। इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो छोटी आंत चूंकि भोजन का संपूर्ण पाचन होता है तो भैया इसको पढ़ना तो अति आवश्यक है। ठीक है, तो छोटी आंत को हम बांटेंगे 3 भागों में। एक ग्रहणी होगा, मध्यांतर होगा और इलियम होगा। ग्रहणी इसको डिडूनम बोलते हैं, मध्यांतर जेजुनम और इलियम, इसका नाम इलियम का इलियम है, शायद इसका हिंदी शेषांत्र होता है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ग्रहणी, मध्यांतर और इलियम। ठीक है, चलिए तो छोटी आंत को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। सबसे ऊपर वाला भाग ग्रहणी, और ये ग्रहणी किससे जुड़ा रहता है? आमाशय से, क्योंकि ग्रास नली से भोजन आया आमाशय, और फिर आमाशय से छोटी आंत में भोजन पहुंचाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए ना भैया। तो स्ट्रक्चर कौन होता है? यही। इसी ग्रहणी के माध्यम से आमाशय से भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। और चूंकि ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ठीक, और फिर ग्रहणी से भोजन होकर कहाँ आएगा? मध्यांतर में। और जब मध्यांतर से भोजन कहाँ आएगा? इलियम में। तो इलियम में जो भोजन आता है ना तो यहीं पे इसका पूर्ण पाचन होता है। और फिर आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे छोटी आंत का वो कौन ऐसा भाग है जहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में। तो हम क्या बोलेंगे? इलियम। इलियम ऐसा भाग है छोटी आंत का जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और ये इलियम जो है छोटी आंत का, छोटी आंत के 3 गो भाग बताए, ग्रहणी, मध्यांतर और इलियम। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा अंग भाग होता है? इलियम। सबसे बड़ा कौन सा भाग होता है? इलियम होता है। ठीक है, अब चलिए, अब इधर बच गया कौन? बड़ी आंत। कौन बच गया? बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत को भी हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। बड़ी आंत को कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला भाग क्या होगा? उंडुक। पहला भाग क्या होगा? उंडुक। दूसरा भाग क्या होगा? वृद्धरांत। पहला भाग उंडुक जिसको कैकम बोलेंगे, दूसरा भाग वृद्धरांत यानी कॉलम, और तीसरा भाग क्या होगा? मलाशय। तीसरा भाग क्या होगा? मलाशय। अब देखिए
छोटी आंत में जो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो वहां से जो भोजन बचता है, तो यह भोजन जो बचता है तो यही भोजन इलियम के माध्यम से कहाँ जाएगा, उंडुक में प्रवेश करेगा। उंडुक में प्रवेश करने के बाद फिर ये भोजन कहाँ आएगा, बृहदान्त्र में आएगा, यानी कोलन में आएगा। फिर बृहदान्त्र यानी कोलन में भोजन जाने के बाद कहाँ आएगा, मलाशय में जो अपशिष्ट होगा। फिर मलाशय से भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, किसके माध्यम से, गुद्दा, एक गुद्दा संरचना पाई जाती है, उसके माध्यम से मलाशय जो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे मुख गुहा में जो है ना 2 प्रकार से भोजन का पाचन होता है। मुख गुहा में कितने प्रकार से भोजन का पाचन होता है, 2 प्रकार से। कैसे, 2 प्रकार कौन कौन है भैया, 2 प्रकार है, पहला यांत्रिक और दूसरा क्या होगा, रासायनिक। यांत्रिक कहने का मतलब ये है, इसमें ये जो दांत है ना, दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, यानी भोजन क्या करता है, पीसता है, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ता है। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो क्या हो गया, यांत्रिक क्रिया हो गया। ठीक, और जीभ क्या करता है, उसको निगलने का काम करता है, यानी दांत और जीभ मिलकर क्या करती है, यांत्रिक क्रिया करती है। और मुख गुहा में ही एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। मुख गुहा में एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। ई लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। कल बताए थे आप लोगों को, मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, आगे भी बताएंगे पूरा डिटेल से। तो ये जो लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और यही एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो चूंकि एंजाइम भोजन को पचाने में सहायता करता है तो इसको रासायनिक, इसको क्या बोलेंगे, इसको रासायनिक बोलेंगे, रासायनिक क्रिया बोलेंगे। और चूंकि ये दांत और जीभ के माध्यम से दांत भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और जीभ उसको निगलता है, इसको क्या बोलेंगे, यांत्रिक बोलेंगे। यानी मुख गुहा जो भोजन का पाचन 2 तरीकों से करता है, एक यांत्रिक तरीका हो गया, दूसरा क्या हो गया, रासायनिक तरीका। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो जीभ जो होता है ना, जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग होता है, ये मीठे स्वाद के बारे में बताता है। जीभ का सबसे आगे वाला भाग किसके बारे में बताता है, मीठे स्वाद के बारे में बताएगा। ठीक, जस्ट इसको ऊपर जाएंगे तो एक दाहिने साइड और क्या होगा, बाएं साइड। दाहिने साइड और बाएं साइड, यानी एक किनारे ये हो गया और एक किनारे ये होगा। ये जो 2 किनारे होते हैं ना, खट्टे स्वाद के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, खट्टे स्वाद के बारे में बताएंगे। और जो बीच वाला होगा, बीच वाला, ये किसके बारे में बताएगा, नमकीन के बारे में। जो जीभ का आगे वाला भाग मीठा, आगे वाला भाग के जो साइड वाला भाग होगा क्या बताएगा, खट्टा, और बीच में क्या होगा, नमकीन, और सबसे जो लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में वो क्या बताएगा, कड़वा। कौन सा स्वाद बताएगा, कड़वा। ठीक है, अब देखिए इसको हम याद करवा दे रहे हैं कैसे, बहुत आसान है। देखिए सबसे आगे वाला भाग क्या है, मीठा, मीठा यानी स्वीट्स। ठीक है, जैसे मान के चलिए राम जो है, राम एक लड़का है, इसको उसके 2 दोस्त हैं। एक जो दोस्त है श्याम, वो क्या बोलता है, मधुर बोलता है। एक श्याम है जो क्या बोलता है, मधुर बोलता है। और मोहन जो है वो कड़वा बोलता है, यानी हमेशा उसको झाड़ता रहता है, कड़वा बात बोलता है। तो जाहिर सी बात है राम का किससे पटेगा, सोहन से, जो मधुर बोलता है। ठीक है, तो यानी कि राम जो है सोहन को अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा, यानी हमेशा उसको फर्स्ट प्रीफरेंस, यानी उसको क्या बोलेगा, प्रीफरेंस देगा उसको किसी भी काम में, यानी कि उसको आगे रखेगा। तो मीठा स्वाद कहाँ रह जाएगा, आगे रह जाएगा। और चूंकि कड़वा है तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कड़वे को अपने पास रखने के लिए, इसको लास्ट में ढकेल देगा। तो इसको भैया हम लास्ट में ढकेल दिए, तुम जाओ पीछे, यानी कड़वा सबसे पीछे, मीठा सबसे आगे। और खट्टा मीठा सुने हैं ना आप, खट्टा मीठा चॉकलेट भी खाएंगे, कुछ खट्टा लगता है कुछ मीठा लगता है, यानी जब मीठा आ गया तो इसके साथ ही ना खट्टा रहेगा, आगे दूर जाएगा, साथ ही रहेगा, मीठा खट्टा हो गया। अब बचा है वो नमकीन, तब बेचारा आएगा कहाँ, बीच में, इसको बीच में डाल देंगे। ठीक है, याद हो गया ना, चलिए अब देखिए एक चीज आप नोटिस किए होंगे, हमारा जो मुख गुहा होता है ना, मुख गुहा में, जहाँ पे गुहा का मतलब खाली ऐसा, मुख गुहा में आप देखे होंगे एक भी आकार की आकृति पाई जाती है। मुख गुहा में भी आकार की आकृति पाई जाती है। उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, उस आकृति को हम अलिजिहा बोलते हैं। उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, अलिजिहा बोलते हैं। मुख गुहा में एक भी आकार की आकृति पाई जाती है, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, अलिजिहा बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए पाचन ग्रंथि के बारे में आप लोग बता दिए थे। इसमें लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड्स होगा, यकृत, लीवर, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ठीक है, तो इसमें कुछ छूट नहीं ना रहा है,
सब बता दिए। अब चलिए अब हम लोग को दांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये जो दांत होता है ना, ठीक, तो दांत जो होता है ना, इसको हम जो नीचे वाला दांत किसमें फंसा रहता है, मसूड़ा में, ठीक है। दांत किसमें फंसा रहता है, मसूड़ा में। तो ये जो नीचे वाला जो है ना, इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, आधा इधर और आधा उधर, आधा इस साइड और आधा इस साइड, ठीक। तो जो सबसे आगे वाला भाग होता है, जो सबसे आगे वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर यानी कि कृंतक बोलते हैं। जो एकदम सामने की ओर जो दो दांत होता है ना, एकदम सामने की ओर, उसको क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। कृंतक यानी कि इंसीजर बोलते हैं, ठीक। सेकेंड में यहाँ पे देखिए, चूंकि इंसीजर का पहला अक्षर आई है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम आई से डिनोट कर दिए हैं, ठीक। दूसरा जो दांत है इंसीजर के जस्ट बाद में आता है कैनाइन। कैनाइन, इसको हिंदी में कैनाइन यानी कि रदनक, ठीक। कैनाइन यानी कि रदनक, यानी कि कृंतक के जस्ट बाद क्या आएगा, रदनक आएगा, जिसकी संख्या कहाँ होगी, यहाँ पर 1 होगी, ठीक। रदनक के बाद आएगा क्या, अग्रचौवर्णक, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। तो देखिए तो यहाँ पे प्रीमोलर यहाँ पे है, इसको पीएम से डिनोट किए, पीएम यानी प्री मोलर कैनाइन इंसीजर। प्री मोलर के बाद क्या आएगा, मोलर आएगा। प्री मोलर के बाद क्या आएगा, मोलर आएगा, जिनकी संख्या एक साइड में कितनी होती है, 1 2 3 होती है। कितनी होती है, 3। इसको क्या बोलते हैं, मोलर यानी कि चौवर्णक बोलते हैं। मोलर यानी क्या बोलते हैं, चौवर्णक बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देख ले रहे हैं कि ये जो कृंतक है, कृंतक का काम क्या है, यहाँ से देखिए आई से डिनोट किया, तो कृंतक का काम क्या है, काटना। कृंतक का काम क्या है, काटना, ठीक। और यहाँ पे कैनाइन का काम क्या होता है, कैनाइन यानी कि रदनक, रदनक का काम क्या होता है, फाड़ना। और प्रीमोलर का काम क्या होता है, चबाना। प्रीमोलर का काम क्या होता है, चबाना। और मोलर जो होता है, इसका काम क्या होता है, पीसना। मोलर का काम क्या होता है, पीसना, ठीक है। मोलर का काम क्या होता है, पीसना होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी संख्या हम कैसे निकालें, आप सुने होंगे ना 32 गो दांत होता है। कैसे 32 गो दांत होता है, देख लिए, बच्चों में अलग होता है और वयस्कों में क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। देखिए बड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा। देखिए यहाँ पे ये जो कृंतक है, ठीक, कृंतक कितना है, एक साइड में 2 गो, कितना है, कृंतक संख्या कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2। इधर कितना है, रदनक 1, ठीक है। प्रीमोलर यानी कि अग्रचौवर्णक कितना है, 1 1 2, ठीक है। और मोलर यानी चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी है, 3। देखिए तो 3, यानी कि 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। कहने का मतलब इधर 8 हो गया, तो जैसे जिस स्ट्रक्चर में दांत इधर है, उसी स्ट्रक्चर में दांत इधर भी होगा। तो 8 इधर, तो 8 भी इधर ही होगा। कितना हो गया टोटल, 16 हो गया। यानी कि नीचे वाले जो दांत का परत है, उसमें कितना हो जाएगा, 8 इधर और 8 इधर, यानी कितना हो गया, 16। तब जैसे नीचे वैसा ही ना ऊपर होगा, जैसे नीचे वैसे ही ऊपर होगा। जैसे ये जो दांत जहाँ पे टिके हुए हैं, इनका जो स्ट्रक्चर जैसे है, सेम टू सेम वैसा ही ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसा होगा ना स्ट्रक्चर। जब नीचे 16 है तो ऊपर भी कितना हो गया, 16, यानी टोटल कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 32 हो गया। अब इसको रफ करना होगा, टोटल कितना हो गया, 32, ठीक है। अब इसको रफ करना होगा, कारण की जगह नहीं है। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। देखिए दांत जो होता है ना, जनरली मतलब हर किसी को मालूम रहता है कि जो दांत है वह हड्डी का बना होता है, अस्थि का बना होता है। लेकिन गलतफहमी है कि दांत जो है वह अस्थि का नहीं बना होता है। किसका बना होता है, या अलग अलग घनत्व वाले कठोर उत्तकों का बना होता है। दांत जो है वो किसका बना होता है, तो यह अस्थि का नहीं बना होता है। दांत जो है सबसे पहला ऑप्शन यही देगा। तो दांत जो अस्थि का नहीं बना होता, किसका बना होता है, अलग अलग घनत्व वाले कठोर उत्तकों का बना होता है। अलग अलग घनत्व वाले कठोर उत्तकों से दांत बना होता है, ठीक। और दांत के निर्माण में कैल्शियम और फॉस्फेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। दांत के निर्माण में कैल्शियम और फॉस्फेट का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब देखिए दांत जो है 2 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अस्थायी दांत और एक अस्थायी दांत, ठीक है। अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत को हम, दांत का एक और नाम है दूध का दांत। अस्थायी दांत को हम उसका एक और नाम क्या है, दूध का दांत। ये जो दूध का दांत जब
इंसान जब वयस्कता की ओर चलता है तो ये जो दूध का दांत या अस्थायी का दांत है ये क्या होता है, टूट जाता है। इनके टूटने के बाद इन्हीं के स्थान पर जो दांत जन्म लेता है या जिस दांत का निर्माण होता है उस दांत को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। ठीक है। और ये जो अस्थायी दांत है, अगर सब कुछ सही रहा जीवन के पड़ाव में, अगर ये सब कुछ सही रहा तो अस्थायी दांत जो है वह कंटिन्यू बना रहता है, कंटिन्यू बना रहता है, सब कुछ सही रहा तो। ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो सकता ये है कि कुछ समय जीवन का पड़ाव ऐसा आता है कि बहुत आदमी का दांत झड़ जाता है, हालांकि अस्थायी दांत ही होता है लेकिन झड़ जाता है। खैर कब, जब उनके मसूड़े कमजोर हो जाएंगे तो। चलिए ठीक है। ये जो अस्थायी दांत जो होता है ना, अच्छा आप चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो लेयर जा रहा है, ये जो हरे कलर से है, ये क्या होता है, जबड़ा होता है। क्या होता है, जबड़ा। तो जबड़ा और ये जो दांत होता है ना, जबड़े में फंसा रहता है। और जबड़े में किसे फंसा रहता है, तो मसूड़े में फंसा रहता है। जब यही मसूड़ा क्या हो जाता है, जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो ये दांतवा क्या हो जाता है, टूट जाता है। हालांकि बहुत सारे भी कारण है। ठीक। तो ये जो जबड़ा है, जबड़ा के एक साइड में, जबड़ा के एक साइड में यानी कि एक साइड ये जो है इसको पूरा दो भाग में डिवाइड कर देते। जबड़े के एक साइड में इधर आपको हम दांतों की संख्या गिनवा दिए थे, कितना था, 8 गो था। 2 गो कृंतक, 1 गो रदनक, 3 गो अग्र चवर्णक था। ठीक है, सॉरी, 2 गो कृंतक था, 1 गो रदनक था, अग्र चवर्णक गो था, फिर से 2 गो था, और जो चवर्णक था कितना था, 3 गो, यानी कि 3 2 5 1 6 और 2 8, 8 गो इधर है। तो इसके जस्ट एक और क्या होगा, जबड़ा होगा, इसमें भी कितना का 8 होगा। तो यानी कि अगर ऐसे हम खड़ा है तो मान के चलिए बाएं साइड में नीचे 8 ऊपर 8, कितना हो गया, 16। तो इधर भी तो होगा 16, यानी 16 16 कितना हो गया, 32। ठीक। तो वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, लेकिन बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। क्यों, क्योंकि उनमें जो है ये जो है अग्रचवर्णक दांत नहीं पाया जाता, उनमें अग्रचवर्णक दांत नहीं पाया जाता बच्चों में। ठीक है। इसी कारण इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है। अब देखिए दांत के बाद, दांत का काम क्या है आप लोग बता दिए, भोजन को छोटे छोटे बारीकी कोणों में तोड़ना होता है। ठीक, जो कि मुख्य गुहा में दांत उपस्थित होता है। अब यहाँ पे देखिए दांत का फिगर बनाया हुआ है। ठीक, ये जो दांत है ना, दांत, ये जो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। दांत का जो सबसे ये वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ से इसका मसूड़ा स्टार्ट हो गया, ये क्या हो गया, मसूड़ा हो गया दांत का। ठीक है। तो दांत का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मसूड़ा में इतना वाला दांत फंसा हुआ है, ठीक, ये फंसा हुआ है। तो जो दांत बाहर दिखाई देता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। जो दांत बाहर दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, हम शिखर बोलते हैं। ये भी यहाँ फंसा हुआ है, ये भी मसूड़ा में फंसा हुआ है, टिका हुआ है, सब मसूड़ा में टिका हुआ है। ठीक, जो दांत बाहर हमको दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। ठीक। और फिर यहाँ पे दांत जो है ना, ये भी बहुत सारे परतों के मिलने से दांत बनता है, बहुत सारे परतों के मिलने से भी दांत बनते हैं। दांत का फिगर बनाया, दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है ना वो क्या होता है, इनेमल होता है। दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल क्या होता है, तो सबसे बाहरी परत होती है किसकी, दांत की, जो मानव शरीर की सबसे कठोर उत्तक होती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे कठोर उत्तक कौन सी होती है, तो इनेमल बोलेंगे। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल कहाँ होता है, तो दांत का सबसे बाहरी परत होता है। तो दांत के सबसे बाहरी परत के नीचे, ये सबसे बाहरी परत हो गया दांत के, इसके नीचे यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना है। ये जो सबसे इनेमल के जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिन। डेंटिन होता है जो कि इनेमल के जस्ट नीचे वाला परत है। डेंटिन क्या करता है, तो डेंटिन नामक जो परत है दांत में, हमें ठंडे एवं गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करता है। ठंडे एवं गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करता है कौन, डेंटिन। ठीक है। चलिए दांत के बारे में हो गया। इसके अगले वीडियो में हम मुख गुहा खत्म कर दी। इसके अगले वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, मुख गुहा के बाद आमाशय के बारे में पढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।